Hello students, welcome back to your English class, and today we are going to solve the questions of part 1 of Baker from Goa, and today we'll be doing the comprehension. As I told you, this particular part is known as part 4 because हम इससे पहले part 1, part 2, part 3 में क्या पढ़ चुके हैं? Baker from Goa, कुर्क और टी फ्रॉम असम। और अब हम तीनों पार्ट्स के क्या करने वाले हैं? कॉम्प्रीहेंशन, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? What are the elders in Goa nostalgic about? कि जो गोवा के एल्डर्स हैं वो किस चीज़ को लेके बहुत नॉस्टैल्जिक हैं, किस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा, कौन सी यादें उनके दिमाग में आती हैं? तो सबसे पहला आंसर है द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड द फेमस लोव्स ऑफ द ब्रेड। ये शायद शुरुआती लाइनें हैं चैप्टर की। दैट दी एल्डर्स इन गोवा, जो गोवा के एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग किस चीज़ को याद करते हैं? दे रिमेंबर ऑफ देयर गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। जब पोर्टुगीज़ वाले लोग वहाँ पर थे, यूरोपियन पीपल थे, और वो उन दिनों की ब्रेड को, बेकिंग को और विलेज में फर्नेसेस को याद करते हैं। ठीक है, सो यू शुड राइट दीज लाइन्स। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या तुम्हें लगता है कि ब्रेड मेकिंग आज भी एक पॉपुलर प्रोफेशन है गोवा में? और अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ओके, सो विल सी। The loaves of bread are still popular in Goa. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in some places in the morning. तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रेड आज भी मोस्ट कंज्यूम्ड फूड आइटम है गोवा में। चपाती और राइस के ऊपर किसको प्रेफर किया जाता है? ब्रेड को प्रेफर किया जाता है। ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम होती है गोवा में। एंड आज भी जो ट्रेडिशनल बेकर्स का बैम्बू स्टाफ होता था और उस बैम्बू स्टाफ का जो थड एंड जिंगल साउंड होता था, इट स्टिल कैन बी हर्ड इन मैनी प्लेसेस इन मैनी विलेजेस ऑफ गोवा। गोवा के बहुत सारे विलेजेस में, बहुत सारी प्लेसेस में आपको आज भी वो थर्ड एंड जिंगल सुनाई देगा। The society has still the mixers, the molders and the bakers. It is still a very important part in the culture and society of Goa. तो आज भी कुछ कल्चरल आज भी आपको वो बेकिंग का कल्चर, ट्रेडिशन, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बेकिंग है, मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड बेकर्स, वो सारे लोग आपको आज भी गोवन विलेजेस में और गोवा के कहीं बहुत सारे पार्ट्स में आपको वो लोग मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द आंसर। Now it's a very small question, very short question rather. What is the baker called? The baker is called a padder in Goa. Baker को क्या बोलते हैं? Baker को padder कहा जाता है गोवा में। Then next question, when would the baker come every day? Why did the children run to meet him? कब बेकर रोज आता था और क्यों बच्चे भागते थे बेकर से मिलने के लिए? This is what we are going to answer. The baker would come twice every day. Once in the morning to deliver the loaves of the bread, and secondly in the evening on his return after selling his stock. तो जो एक बेकर होता था वो दिन में 2 बार एक जगह पे आता था। सबसे पहले सुबह सुबह जब वो अपने सेलिंग राउंड पे निकलता था और सारी ब्रेड्स को सेल करता था, और इवनिंग में सारी ब्रेड्स को सेल करने के बाद, अपनी सारी ब्रेड को सेल करने के बाद, अपने स्टॉक को सेल करने के बाद वो वापस से निकलता था उसी रास्ते से अपनी शॉप पे और अपने घर पे जाने के लिए। The children ran to meet him to take the special bread bangles he had made for them. और बच्चे उसके पीछे इसलिए भागते थे ताकि वो जो स्वीट ब्रेड बनाता था, स्पेशल ब्रेड बनती थी जिसे बोलते थे ब्रेड बैंगल्स, बच्चे उस ब्रेड बैंगल को खाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते थे और उसी के पीछे बच्चे भागते थे। एंड दे वांटेड दोज ब्रेड बैंगल्स एनी हाउ। यहाँ पर देखो एक बहुत ही सिंपल सा येट यू कैन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग। मैरिज गिफ्ट्स की तरह किस ब्रेड को दिया जाता था?
पार्टी और फीस्ट में कौन सी ब्रेड कंज्यूम होती थी, डॉटर की इंगेजमेंट में मदर क्या बनाती थी, और क्रिसमस के लिए क्या मैंडेटरी था। इसको यहीं स्किप करके एक बार खुद ट्राई करना इसको मैच करने की, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं आंसर दिखाऊंगी, हम डिस्कस करेंगे, तब देखना हाउ मेनी आंसर्स आर यू एबल टू अटेम्प्ट करेक्टली, कितने आंसर्स तुम्हारे सही होते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं। तो देखो, मैरिज गिफ्ट्स की तरह जाती थी स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। मैरिज फंक्शंस में लोग जब गिफ्ट्स लेके जाते थे, लोगों को रिटर्न गिफ्ट मिलते थे, तो उसमें एक इंटीग्रल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेड यूज होती थी, और वो क्या होती थी, बोल। किसी भी पार्टी और फीस्ट में ब्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता था। डॉटर की एंगेजमेंट में सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी मदर, ब्राइड की मदर हैड टू प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन हर डॉटर्स वेडिंग, ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट, सॉरी। And for Christmas and other festivals, cakes and bolognese with a charm. ये दो ब्रेड्स, केक्स और बोलोनाज कंज्यूम होते थे। अब तो मुझे बताओ, आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस गिवन, मतलब आउट ऑफ द फोर क्वेश्चंस, 4 हेड्स, कितने तुम लोगों के सही हुए हैं, जल्दी से मुझे नीचे बताना, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट है, इसी टेबल को हम कह सकते हैं इट इज द आंसर ऑफ व्हाई ब्रेड और व्हाई बेकर्स फर्नेस इज एसेंशियल इन एवरी विलेज ऑफ गोवा, because marriages are incomplete without bowl. For every function, for every feast, there has to be a bread, and celebrations, Christmas and festivities were incomplete without cakes and bolognese, and for every daughter's engagement, mother had to prepare sandwiches. Okay. What did the baker wear in the Portuguese days? बहुत पुराने समय में बेकर क्या पहनते थे? In the Portuguese days, the bakers wore the cabai. It was a single piece long frock that reached down to the knees. तो बिल्कुल पुराने दिनों में, ओल्ड पोर्टुगीज डेज में, बेकर क्या पहनता था, एक लंबा सा फ्रॉक पहनता था, और उस फ्रॉक को हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल इट काबाई, ओके। एंड ये एक लंबा फ्रॉक क्या एकदम नीज तक जाता था, एंड इसको पोर्टुगीज बहुत पुराने दिनों में पहना जाता था, जब ऑथर पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन जब ऑथर पैदा हुआ उसके टाइम पे, उसके चाइल्डहुड डेज में, बेकर का कॉस्ट्यूम, यूनिफॉर्म और रैदर ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया था। नाउ विल सी दैट क्वेश्चन। व्हेन द ऑथर वाज यंग, what used to be the dressing sense, or what used to be the dress of baker? So it was, when the author was young, the baker wore a shirt and trousers. These were shorter than full length ones and longer than half pants. तो जब ऑथर का चाइल्डहुड था तब उसने देखा कि जो बेकर्स हैं एक शर्ट और एक पैंट पहनने लगे। शर्ट बहुत ही नॉर्मल शर्ट होता था, लेकिन जो पैंट्स होती थी वो पैंट्स क्या होती थी, दे वर लॉन्गर देन द यूजुअल केपरी पैंट्स और द नी पैंट्स, एंड दे वर शॉर्टर देन द रेगुलर फुल लेंथ पैंट, यानी कि कहीं ना कहीं नी और एंकल के बीच में उस पैंट का लेंथ आता था। एंड इसको हम लोग क्या कहते थे, बेसिकली तुम्हें यही पूरा स्टेटमेंट लिखना है, दीज वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, यही लाइन लिखनी है। लेकिन अगर हम कैजुअल अपनी स्लैंग भाषा में अगर बोलें तो ये 3/4 पैंट्स होती थी अलॉन्ग विद अ शर्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who invites the comment? He is dressed like a painter and why? किन लोगों को कहा जाता था, किन को ऐसा कमेंट किया जाता था कि अरे he is dressed like a painter, he is dressed like a baker, और ऐसा कमेंट क्यों होता था? This is what the question is asking from us. The bakers used to wear a peculiar dress. It was a shirt and trousers. The trousers were shorter than full length ones and the longer than the half pants. ठीक है, तो जब बेकर्स पुराने ज़माने में बहुत ही पिक्यूलियर, वियर्ड और एब्सर्ड, बहुत ही डिफरेंट, एक तरीके से बहुत ही अलग तरीके का उनका ड्रेसिंग सेंस होता था। वो एक शर्ट पहनते थे और एक पैंट पहनते थे जो कि लॉन्गर होती थी हाफ पैंट से और शॉर्टर होती थी फुल पैंट से, ठीक है। Thus, if someone is seen wearing that kind of pants, invites the comment, he is dressed like a
पेडर। तो कोई भी इंसान अगर वैसी पैंट पहन लेता था जो कि हाफ पैंट से लंबी होती थी और फुल पैंट से छोटी होती थी, तो उस पर्टिकुलर इंसान को, वो पर्सन को क्या कहते थे सब लोग, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ बेकर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, Where were the monthly accounts of the baker recorded? देखो मैंने सबसे पहले तो मैं बताया था मंथली अकाउंट जो थे बेकर्स के वो क्या थे, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड। क्या कहते हैं हम उनको बच्चों, बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से वो मेंटेन थे। लेकिन कहाँ और कैसे करते थे वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग नाउ। The monthly accounts of the baker were recorded on some wall in pencil and they collected their bills at the end of the month. तो जो अकाउंट देखो, सबसे पहली बात तो वो हर महीने के पैसे मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे। वो ब्रेड को सेल करते थे थ्रू आउट द मंथ और एट द एंड जाके अपने पैसे ले लेते थे। लेकिन अकाउंट्स किस घर को कितनी ब्रेड दी किस पर्टिकुलर डे पे, दे यूज टू रिकॉर्ड इन ऑन, लाइक वो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, एक दीवार पे, किसी दीवार पे लिख देते थे विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। और इसमें भी तुम प्लीज वो पॉइंट कर देना कि इट वॉज एन अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिकॉर्डिंग दी अकाउंट्स और कीपिंग द अकाउंट्स रिकॉर्ड। ओके, सो दिस इज द आंसर। पेंसिल से दीवार पे लिखते थे, पूरे महीने बेचते थे और महीने के अंत में जाके पैसों को कलेक्ट कर लेते थे। आई होप यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does a jackfruit like appearance mean? एक jackfruit like appearance का क्या मतलब है? ठीक है, a jackfruit like appearance means a plump physique. A baker used to have such a physique since it was believed that he and his family never starved. देखो, jackfruit like appearance एक सिमिली है, एक कंपैरिजन है प्लम्प फैट फिजिक का, क्योंकि बेकर्स ऐसा माना जाता था कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं मरती थी, क्योंकि बेकिंग इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। कभी भी बेकर की फैमिली में किसी को भी एकदम फीबल, पतला, एकदम ऐसा थिन सा पेपर लाइक नहीं देखा गया। सारे बेकर्स, क्योंकि प्रोफेशन बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिट होता है, खाने के लिए भरपूर होता है उनके घर में, इसीलिए उनकी अपीयरेंस, उनका उनका जो आउटवर्ड अपीयरेंस है वो बहुत ही फैट, स्लोपी, स्टॉकी होता है। एंड दैट इज वाई दे आर कंपेयर्ड टू जैक फ्रूट। ओके, Baking was a lucrative baking was a lucrative profession, and the baker, his family and servants always looked happy and prosperous with their physical appearance. As I told you, baking was a very profitable profession, and baker की family, baker खुद और उसके servants दिखने में हमेशा ऐसे लगते थे that they have enough food at home, they have enough of nutritious diet, जिसकी वजह से वो बिल्कुल प्लम्प, फैट, चबी और बहुत ही शाइनी दिखते थे। उनकी फेस, उनकी स्किन बहुत ग्लो करती थी, इसीलिए उनको जैक फ्रूट से कंपेयर किया गया है। एंड दिस ऑल्सो टेल्स दैट बेकिंग वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल एंड प्रॉस्परस प्रोफेशन इन गोवा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? हाउ डू यू नो दिस? क्या ब्रेड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है गोवन लाइफ के लिए? एंड हाउ डू यू नो अबाउट दिस? Bread is an important part of the Goan culture and it is evident from its presence in every important occasion. हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेड बहुत important part है गोवन कल्चर का। और हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हर एक important occasion, celebration, festival पे हमने देखा है कि बिना ब्रेड के कोई भी चीज़ गोवा में सेलिब्रेट नहीं हो सकती। From sweet breads at marriages to sandwiches at engagement parties and cakes and bolognese at Christmas, as well as other occasion, makes the presence of a baker in every village a very essential. Marriages में sweet bread bowl, daughter की engagement पे sandwiches, cakes और bolognese जो कि Christmas की feast होती थी, और every feast and party had to actually have bread in the menu. ये सारी चीज़ें हमें बताती
कहती हैं कि बेकर की फर्नेस का प्रेजेंस, और एक बेकर का प्रेजेंस बहुत एसेंशियल था गोवन विलेज में। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये शायद हम 3rd या 4th टाइम पढ़ रहे हैं, सो मेक श्योर तुम इस आंसर को अच्छे से कर लो कंप्लीट, इसको अच्छे से पढ़ लो। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन of the author when he says the following। अब देखो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उन सेंटेंसेस पे आपको सेंटेंस का टोन पता करना है। हम टोन कैसे पता करते हैं? द इमोशन, द काइंड ऑफ इमोशन विच विल कम इन टू आवर माइंड, या जो स्पीकर है, जो ऑथर है, जिस तरीके का इमोशन वो फील कर रहा होगा उस टाइम पे, वही उस पर्टिकुलर लाइन की क्या होती है बेटा? टोन होती है। फॉर एग्जाम्पल, द थड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अब देखो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक है, पुराने दिनों को याद करना, होपफुल, उम्मीदें रखना, या सैड। कैन यू सी यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ वो जो पुराने दिनों की आवाज़ें जो मैं मेरे बचपन में आती थी, थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड ऑफ बैम्बू स्टाफ, वो आज भी कई कई पार्ट्स में गोवा के सुनाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन सी टोन आ रही है? वो पुराने दिनों को याद कर रहा है, उसका इमोशन ना तो वो बहुत उम्मीदों भरा है, ना ही वो बहुत दुखी है, बट उसके इमोशंस क्या है? वो पुराने दिनों को याद कर रहा है, इसलिए द आंसर विल बी नॉस्टैल्जिक। ठीक है, नॉस्टैल्जिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज लुक, नॉस्टैल्जिक। ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। देखो कह रहा है कि मे बी, शायद हो सकता है कि देखो फादर्स तो ऑफकोर्स दे आर नॉट अलाइव, दे आर नो मोर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, बट शायद हो सकता है ये फैमिली बिजनेस, जनरेशनल बिजनेस पास किया गया हो और उनके बच्चे अभी तक सेम बेकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या वो पुराने दिनों को याद कर रहा है? क्या वो किसी चीज़ की उम्मीद कर रहा है, या वो दुखी हो रहा है? यहाँ पे हमें दिख सकता है कि ही इज होपिंग फॉर द फैक्ट कि शायद उनके जो जो बेकर्स थे, जो ऑथेंटिक बेकर्स थे गोवा के, उनके बच्चे अभी तक उस प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, इसलिए द टोन इज होपफुल। व्हाट सॉर्ट ऑफ टोन वी कैन फाइंड हियर? इट्स होपफुल इन नेचर। ओके, चलो देखते हैं आंसर्स। व्हाट आर द आंसर्स? नॉस्टैल्जिक एंड hopeful. चलो, we'll move to the other part. What is that? I still recall the typical fragrance of those loaves. अब देखो वापस नॉस्टैल्जिक, होपफुल और नॉटी। स्टिल रिकॉल, मैं अभी तक उन पुराने दिनों को याद कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ मेरे को स्टिल वो फील, वो फ्रेगनेंस, जैसे ही मैं लोव्स की बात कर रहा हूँ, ब्रेड बैंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो खुशबू मेरे आसपास मुझे फील, आई कैन फील दैट फ्रेगनेंस, आई कैन फील दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ओडर ऑफ bread loaves. So the answer is nostalgic again. We'll move to the next one. The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely. तो अब वो कह रहा है कि देखो एक हॉट टी, मतलब टाइगर्स थोड़ी ब्रश करते हैं अपना हंटिंग करने के बाद, और एक गर्म चाय का कप सारे के सारे बैक्टीरियाज को मार सकता है। यहाँ पे इज ही बीइंग नॉटी, angry or funny? So we can say that he is being funny. He is trying to put the element of humor. वो क्या कर रहा है? humorous way से present करने की कोशिश कर रहा है। How much children were impatient to consume tea and those bread loaves. वो impatience को बता रहे हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा excited होते हैं bread loaves को देख के कि वो anyhow उनको जल्दी से खाना चाहते हैं। चलो next. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as for other festivals. Sad, hopeful और matter of fact. वो बता रहे हैं कि केक्स और बोलिनास तो एक मस्ट है, यानी कि वो एक तरीके के फैक्ट को प्रेजेंट कर रहा है. So the tone will be a matter of fact.
The baker and his family never starved. They always looked happy and prosperous. Again, ये एक तरीके से फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, ये होपफुल नहीं है, सैड नहीं है, बता रहा है कि एक्चुअली बेकर की फैमिली और बेकर के जितने भी सर्वेंट्स वगैरह थे और बेकर खुद, उन कभी भी भूखे नहीं मर सकते वो, क्योंकि बेकिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है. तो इन दोनों इन दोनों क्वेश्चंस का जो टोन है वो है मैटर ऑफ फैक्ट. Look, it is matter of fact and matter of fact. And I think with this we'll come to an end of this particular part's question and answers. In next video, we'll be discussing the question and answers of Kurg. So till then, stay tuned. Stick to Mission Gyan for your grade 10 preparations and for your English preparations. Stick to Komal ma'am. Bye-bye all of you. Take care and study well. Bye-bye.